Welcome, learners. We are going to discuss our course, which is the Skill Enhancement Course BSSS 183 Life Skills. In this course, today we have with us Mr. Ivan, who is advocate with Delhi High Court और सुप्रीम कोर्ट में भी जाते रहते हैं. वो जो टेक्निकल टर्म होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उनको वो भी मिला हुआ है. सो इवान जी से आज हम लोग बात करना चाहेंगे जो सिविक अवेयरनेस की एक बातचीत है उसके कॉन्टेक्स्ट में बेसिक्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ और उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जो हमारे लर्नर्स को बिगनर्स को मालूम होने चाहिए. इवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं अपनी बात शुरू करता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि हम लोग अक्सर ये कन्फ्यूजन होता रहता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सिविक लॉ एंड समथिंग कॉल्ड क्रिमिनल लॉ. क्या ये इतना क्लियर कट डिफाइन होता है या इसको डिफाइन करने में उसके लीगल इंट्रिकेसीज होती हैं जिसको आप लोग बेहतर तरीके से ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं? अ, देखिए एक रीडर के लिए जो ये कोर्स पढ़ रहा है, उनके लिए ये बोलना बहुत ईज़ी नहीं है कि ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं है। देयर आर क्वाज़ी सिविल केसेस एंड क्वाज़ी क्रिमिनल केसेस आल्सो। पर ऑन अ डेली बेसिस लेवल अगर आप सिविल केस और क्रिमिनल केस को अलग-अलग लेके चलें, so then that will serve your daily, mostly your purpose on a daily scale. Now, आपने ये सवाल उठाया कि इसमें डिफरेंस क्या है? ना, अगर कोई है. डिफरेंस है, ज़रूर है, एब्सोल्युटली डिफरेंस है. नाउ, सिविल लॉ is essentially between two parties or between private parties, Oh. I would say. It can also be between a private party and a state, but in that scenario, the state is entering into a commercial transaction, or the state is entering into, say, an arbitration, so on and so forth. इन सिनेरियोज़ में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा हाँ. ज़्यादा आसान रहेगा. से मैंने आपके साथ ही एक अग्रीमेंट में एंटर किया दैट आई एम गोइंग टू सप्लाई एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ कोल टू यू. अब वो कोल मुझे सप्लाई करना है, मान लीजिए कैलकाटा से, और वो कोल आना है दिल्ली. लेकिन बीच में कुछ फॉर वॉट एवर रीज़न बीच में कुछ गड़बड़ हो गई एंड वो कोल नहीं पहुंच पाए, तो आपको नुकसान हो गया. अब वो नुकसान का भरपाया करने के लिए आप मुझ पे सिविल केस डाल सकते हैं. इन सच सिनारियोज सिविल केसेस विल गो टू सिविल कोर्ट्स. जैसा हमने डिस्कस किया था, सिविल कोर्ट्स आर मेंट फॉर दीज काइंड ऑफ सिनारियोज. प्रॉब्लम आजकल की ये होती है दैट, एंड मैं इस पे बहुत ही ब्रीफली टचअप करूंगा. प्रॉब्लम आजकल ये होती है दैट सच प्योरली सिविल केसेस are given a criminal color, and a criminal color in the sense that although it was a genuine problem in transporting the goods to you, but it is portrayed as cheating, and then cheating becomes an offense. So आप अपनी इसेंशियली अपनी भरपाई के लिए नहीं, बल्कि मुझे पनिश करने के लिए आप पुलिस के पास चले जाएंगे और आप मुझ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवा देंगे. So courts recently have come down very heavily on such practices, and civil cases which are given a criminal color are not appreciated by the courts at all. Having said that, if it's a truly a criminal case, then what happens? Then the जो क्रिमिनल प्रणाली है पूरी, आपकी लीगल प्रणाली मान लीजिए, वो ट्रिगर होती है with the filing of a first information report. We will touch upon what a first information report is also in greater detail later. But essentially आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास आप कंप्लेंट लिखाते हैं, एंड पुलिस देन डिसाइड करता है कि इसमें क्या ऑफेंस बनेगा, एंड पुलिस देन इन्वेस्टिगेट्स द ऑफेंस, एंड इन्वेस्टिगेशन करके वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके, जो क्रिमिनल कोर्ट हमने डिस्कस किया था, वो क्रिमिनल कोर्ट्स के पास जाके वो दिया जाता है. वहाँ पर फिर आप पर एज एन ऑफेंडर पूरा ट्रायल चलता है. सो सिविल केसेस में क्या होता है, आप ऑफेंडर नहीं है. आप हो सकता है दैट यूर अ डिफेंडेंट, विच इन अ सेंस इज दैट आप पर एक सिविल केस चल रहा है, एंड योर
you have to reimburse some amount of money, but you're not an offender as per law. तो मैं ये बात जिस तरीके से इवानी समझा रहे हैं, समझ सकता हूँ कि वो ये कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही वो कमिट कर सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को बहुत क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है। बट जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एक लेमैन के टर्म्स में हम लोग बात कर सकते हैं, जिसके बारे में चाहता कि मेरे लर्नर्स के बारे में आप बात भी कर रहे हैं और आप उसको उनको समझा भी रहे हैं कि डिस्प्यूट और ऑफेंस के बीच में ब्रॉडली, नॉट वेरी क्लियरली, ब्रॉडली डिस्प्यूट्स हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद है। मतभेद एक चीज़ है और मैंने आपको नुकसान पहुँचाया है या मैंने आपको जानबूझ के हर्ट किया है, वो अलग चीज़ हो जाती है। ब्रॉड डिवीज़न ये है, बट इट्स नॉट लीगली, देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस अटैच्ड टू इट। मैं इसी बात को और आसानी से समझाने के लिए अपने लर्नर्स को, चूँकि ये थोड़ा-सा ट्रिकी मुद्दा है और चूँकि मेरी पहले भी बातचीत होती रही है, तब भी इवान जी ने कहा था कि इसको इस रूप में आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि दिस इज़ सिविल एंड दिस इज़ क्रिमिनल। मैं जो चीज़ और आगे अपने लर्नर्स के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ की जितनी मेरी अपनी समझ है, आई मे बी रॉन्ग, सो यू प्लीज़ करेक्ट मी, कि जो पूरा हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर हमारे ऊपर मान लीजिए कोई चार्ज लगता है, कोई इल्ज़ाम लगता है, सो आई एम कंसीडर्ड, टेक्निकली कंसीडर्ड टू बी इनोसेंट टिल आई एम प्रूवन गिल्टी। मतलब ये क्या सिविल केस में भी लागू होता है या सिर्फ़ क्रिमिनल केस में ही ये सुनने को मिलता है? और बहुत ईमानदारी से ईवान जी, ये बात जो फ़िल्मों में हम लोग देखते हैं उससे इमर्ज कर रही है, क्योंकि हमारे लर्नर्स बहुत सी चीज़ें जुडिशरी के बारे में फ़िल्मों से देख के आते हैं। जी, तो अगर वहाँ कोई मिसकंसेप्शन है तो उसको हमारे लर्नर्स को समझा दीजिए। एक्चुअली इस टॉपिक पे आने के पहले आई वुड क्लैरिफाई माय प्रीवियस स्टेटमेंट जो हम बात कर रहे थे। जी। लीगली इट्स वेरी वेल डिफाइंड कि सिविल कोर्ट और सिविल ऑफेंस या सिविल केस और क्रिमिनल केस क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो लिया जाता है तब वो लाइन ब्लर हो जाती है। ओह! दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू क्लैरिफाई। सो लीगली आप कह सकते हैं कि बहुत क्लियरली डिफाइंड है, बट प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम अराइज होती ही होती है। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, जी। दिस इज essentially this is drawn from a very basic principle of criminal law. This does not apply to civil cases. This is a purely criminal law principle where you are you may be an accused in a crime, पर आप guilty नहीं है। हुँ। तो जब तक state will not prove its case beyond all reasonable doubt, so जब तक स्टेट ऐसा प्रूव नहीं करेगा तब तक आप गिल्टी प्रोनाउंस नहीं होंगे। इसेंशियली तब तक आप पर हम आरोपी हैं, अपराधी नहीं होंगे। अपराधी नहीं होंगे। एग्जैक्टली। ओह! एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशल डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, बिकॉज क्रिमिनल लॉ में आपको अपराधी बनाने के लिए प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, लेकिन सिविल लॉ में आपको अपनी रेमेडी पाने के लिए देयर इज अ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके। अगर लेमन टर्म्स में अगेन इसको देखा जाए तो सिविल लॉ में अगर मैं कोई रेमेडी मांग रहा हूँ तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस कुड हैव हैपेंड एंड माइनर डाउट्स हियर और देयर शुड नॉट अफेक्ट माय केस। मतलब बट संभावनाएँ थी कि ऐसा हुआ होगा, जी, उसके आधार पे, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर मैं हिंदी में कहूँ, तो संभावनाओं के आधार पे जी हुई। एब्सोल्युटली। लेकिन क्रिमिनल लॉ में बिकॉज यहाँ पर लिबर्टी का इशू क्रिएट हो जाता है। जी। अगर आप अपराधी बन गए तो आपको देन देयर इज सम पेनल्टी व्हिच हैज टू बी इम्पोज्ड ऑन यू। बिल्कुल। सो क्योंकि यहाँ पे लिबर्टीज का इशू आ जाता है, देयरफॉर द स्टेट हैज टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। सो इफ देयर इज एनी रीजनेबल डाउट इन द माइंड ऑफ, अगर मान लीजिए कोई सम जज इज सिटिंग, नाउ दैट जज इज हियरिंग अ केस, दैट जज विल in all probability know whether this has happened or not happened, एविडेंस के आधार पर अगर स्टेट प्रूव नहीं कर पाया जज को जी। that this has been done beyond all reasonable doubt, then a guilty verdict will not be pronounced. इवान जी, मैं थोड़ा-सा इसमें एक आपसे एक थोड़ी-सी जो अक्सर हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इश्यू बनता रहा है, उस पर समझना चाहूँगा। जो डाउरी के केसेस होते हैं, उसमें आदमी इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है ना? तो वहाँ के ऊपर क्या उसको गिल्टी मान लिया जाता है या वहाँ के ऊपर एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर या एज़ अ प्रोसीजर ऑफ लॉ जो रेगुलेशन बना उसके हिसाब से आपको अरेस्ट तो कर लिया जाता है, बट गिल्टी आपको तब तक नहीं माना जाएगा या कुछ और न्यूएंसेस हैं इसके बारे में? देखिए,
पावर ऑफ अरेस्ट एंड आपको अपराधी प्रोनाउंस करना इज वेरी डिफरेंट. पावर ऑफ अरेस्ट इज विद द पुलिस. Okay. इस टॉपिक पे आ ही गए हैं तो एक बार लेट्स टच अपॉन सीआरपीसी एंड बीएनएसएस आल्सो. प्लीज़, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। जी. मैं ये बात इसलिए ईमान जी ख़ास तौर पे करना चाह रहा था। एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बट अगर आपको पुलिस ने बुलाया है थाने या अरेस्ट किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपराधी डिक्लेयर कर दिया गया होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात आपसे समझने की कोशिश कर रहा था। जी। देखिए, स्टिग्मा इज वेरी रियल एंड दैट हैपेंस इन ऑलमोस्ट एवरी ऑफेंस. मान लीजिए, इसलिए ही लोग कोशिश करते हैं कि सिविल केस को क्रिमिनल कलर दे दिया जाए, ओह! because that stigma of being arrested will pressure the other person to settle or to enter into some sort of an agreement. लेकिन अगर इस टॉपिक पे वापस हम आए तो ये जो पावर ऑफ अरेस्ट है दैट इज विद द पुलिस. अब सीरियस ऑफेंसेस एंड नॉन सीरियस ऑफेंसेस को लिया जाए तो सीरियस ऑफेंसेस हैव बीन डिफाइंड एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ओके। हाँ, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर है आपको अरेस्ट करने की. नाउ अगर मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस, चीटिंग इज आल्सो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. सो अगर हम चीटिंग का ही एग्जांपल लेते हैं तो आपने मुझ पर आरोप लगाया कि आपने मुझे वो कोयला नहीं पहुंचाया तो आपने मुझे चीट किया है. आप गए और आपने किसी थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी. उस एफआईआर के बेसिस पे अगर चीटिंग का ऑफेंस मेरे पे बनता है, चीटिंग इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस आके मुझे अरेस्ट कर सकती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ लेट बहुत लिमिटेशंस लगाए हैं बिकॉज ऐसे बहुत फॉल्स केसेस भी आए थे जहां पर आपने जैसे डाउरी की बात करी. नाउ जी। डाउरी एंड क्रूअल्टी इन मैरिज, जी। जैसे 498A ऑफ आईपीसी पहले जो था, इस पर क्या होता था दैट इन लॉज यूज टू फाइल फॉल्स केसेस. मान लीजिए बिटवीन हस्बैंड वाइफ बात नहीं बन रही है या फिर फॉर वट एवर रीजन दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, देन दी वाइफ्स पेरेंट्स विल file these cases against the husband's family and the husband. And in those cases, the police used to come and arrest them. सुप्रीम कोर्ट ने मैं स्पेसिफिक केसेस में नहीं जा रहा हूँ, बहुत एक वास्ट एरिया है वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसेस में एंड इन केसेस इवन कॉग्निजेबल केसेस जहाँ पर सज़ा 7 साल से कम है, 7 साल या 7 साल से कम है, इन केसेस में पुलिस की पावर्स टू अरेस्ट पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उनको बहुत कर्टेल किया है. एंड so again, coming back to the topic, power to arrest and pronouncement of a guilty verdict are two very, very separate things. And both of them draw their powers from the Criminal Procedure Code, which is now BNSS. But let's not confuse between the two. आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली और अक्सर इसके ऊपर हमारे लर्नर्स और आम जनता कंफ्यूज होती रहती है कि पुलिस के पास जो पावर है वो पुलिसिंग की पावर है, अरेस्ट करने की पावर है, बट कोई जजमेंट देने की पावर उनके पास नहीं है। वो आपके आर्गुमेंट के ऊपर, आपकी एफआईआर के ऊपर या जो देखा गया है उसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उस रिपोर्ट के ऊपर कोर्ट पे डिसाइड करेगा कि ये क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ के ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या नहीं है, या इसके ऊपर क्या पनिशमेंट होना चाहिए। सो पुलिस की पावर बहुत लिमिटेड है इन दैट सेंस। अरेस्ट करने की पावर सीरियस केसेस में दी गई है, बट उसको भी कोर्ट ये चाहता है कि ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल किया जाए, सताने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। मैं इसी बात को थोड़ा-सा और आपसे समझने के लिए, क्योंकि आपने दोनों शब्द यूज़ किए आईपीसी और सीआरपीसी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? एज़ अ कॉन्सेप्ट हमारे लर्नर्स को बता दीजिए प्लीज़। देखिए, आईपीसी का फुल फॉर्म इज इंडियन पीनल कोड जी। एंड सीआरपीसी का फुल फॉर्म इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो नाम में ही सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल कोड. ओह! अब वो चेंज होके 2023 में आईपीसी हैज बिकम भारतीय न्याय संहिता एंड सीआरपीसी हैज बिकम बीएनएसएस व्हिच इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो essential character has remained the same, but IPC/BNS contains the offense. So वो substantively की आपने चीटिंग करी, चीटिंग क्या है डिफाइंड इन IPC/BNS. आपने मर्डर किया, वो क्या है, उसकी सज़ा क्या है, डिफाइंड इन द सब्सटैंटिव लॉ. लेकिन
उसको कौन सा कोर्ट डील करेगा, पुलिस की पावर्स क्या है, पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके साथ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, all that becomes a procedural aspect. Yes. So, procedural aspects have been defined by the CRPC slash BNSS now. Now, BNSS या BNS आने के बाद ऐसा नहीं है that IPC and CRPC have absolutely वो रिपील नहीं हुए हैं, वो अभी भी चल रहे हैं for all cases registered before the new laws came into existence. तो अगर रीडर्स के लिए या लर्नर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है that IPC and CRPC have not become obsolete. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहूँगा अपने लर्नर्स के संग। जब ये कोर्स हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, उस वक़्त तक बीएनएसएस या बीएनएस जो था वो फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने उस हिसाब से इस कोर्स के अंदर आईपीसी और सीआरपीसी शब्द यूज़ किया है। जैसा हम हमेशा लर्नर से आग्रह करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि ये जो हमारा कोर्स है ये डायनेमिक है इन कैरेक्टर। तो रियल टाइम अपडेट के लिए आप कंसर्न वेबसाइट के ऊपर जाके या जो अथॉरिटीज़ हैं उनके हिसाब से जो उस वक्त रूल प्रेवलेंट है उसको आपको देखना पड़ेगा। हमने एक इंडिकेटिव गाइड के रूप में इसको आपके सामने रखा था। अभी जो ईवान जी आपने बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे कि आईपीसी के अंदर वो क्राइम्स डिफाइन किए गए हैं और सीआरपीसी के अंदर उनका जो प्रोसीजर है कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे उसको आगे प्रोसीड करेंगे और उसके ऊपर किस तरीके से जो क्रियान्वयन का तरीका है वो सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग कि आईपीसीसी और सीआरपीसी सस्पेंड नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए हैं। उनको रिप्लेस किया गया है बीएनएससी और बीएनएसएस से, लेकिन जो केस पुराने उसमें चले आ रहे हैं उनके ऊपर वो धाराएं लागू रहेंगी। उनको मॉडिफाई करके नए स्ट्रक्चर के अंदर हमने ढाला है फॉर दिस ज़्यादा बेहतर सुविधा करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे थे। मैं इसी चीज़ को और थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए 2 स्पेसिफिक केस में आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा, क्योंकि लर्नर्स को वहाँ पे सबसे ज़्यादा इश्यू होता है। एक है हिट एंड रन केस के अंदर कि मैं गाड़ी चला रहा था, मुझसे किसी कोई टकरा गया और उसके बाद उसको चोट लग गई। मैं क्या करूँ? आम तौर के ऊपर होता है फर्स्ट रिएक्शन भाग जाओ, वरना केस बन जाएगा। दूसरा ये है, आम तौर के ऊपर अखबार के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कह रही है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, सो आप उसको नियरेस्ट अस्पताल पहुँचाएँ, जिससे उस आदमी की फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। सो रन एंड केस का ये जो पूरा हिट एंड रन केस का जो पूरा हमारे सामने एक डायलेमा आता है, दुविधा आती है व्हाट टू डू, उसके बारे में लीगली आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, जब बीएनएस आया तो उसमें 2 सिनेरियोस लिए गए हिट एंड रन केसेस में। एक केस में जब आपसे एक्सीडेंट हो गया एंड आप बिना सहायता करे वहाँ से फरार हो गए। दूसरा, जब एक्सीडेंट आपसे हो गया, आपने सहायता करी एंड उस सहायता की वजह से जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको लाभ भी हुआ कुछ। सो पनिशमेंट हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन बोथ सिनेरियोस। ओके, एक सिनेरियो में बीएनएस में, बीएनएस। सी आईपीसी में ऐसा नहीं था पहले। बीएनएस में जब आपने सहायता करी, आप नहीं भागे वहाँ से, तो पनिशमेंट इज़ लेस। लेकिन अगर आप वहाँ से फरार हो गए, देन पनिशमेंट इज़ मच मोर। ओके। नाउ, जो आप बात कर रहे थे कि अखबारों में आजकल ऐसा आ रहा है दैट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ सेइंग दैट गोल्डन पीरियड में आपको सहायता करनी चाहिए। दैट एसेंशियली इज़ फॉर पीपल जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उस वक़्त। अब सबसे ज़्यादा डर सबको ये होता है कि मान लीजिए मैं अगर किसी को विक्टिम को लेके अस्पताल चला गया, तो वहाँ पे पुलिस मुझसे पूछताछ शुरू कर देगी। आमतौर पे बेटा ये होता है। आमतौर पे यही होता है एंड डर भी यही रहता है सबको। लेकिन इस सिनेरियो में द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट ऐसे लोगों गुड समैरिटन्स, बेसिकली गुड समैरिटन एक नोटिफिकेशन आया था दैट गुड समैरिटन्स हु हेल्प स्पेशली विद इन द गोल्डन पीरियड विल नॉट ओनली बी नॉट हैरेस्ड बट दे विल बी रिवॉर्डेड ऑल्सो। सो द डिफरेंशिएशन इज दैट अगर आपसे ही एक्सीडेंट हुआ है देन इट्स अ सेपरेट स्टोरी, पर इफ यू आर अ बायस्टैंडर एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प, जी। देन यू विल नॉट बी हैरेस्ड। मतलब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, पॉलिसी मेकर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी को चोट लग गई है, तो जो लोग वहाँ मौजूद हैं, उनको बगैर किसी परेशानी के आगे आकर के उस विक्टिम को हेल्प करनी चाहिए, नियरेस्ट मेडिकल सेंटर पे पहुँचाना चाहिए, जिससे कि उसको जिसको गोल्डन पीरियड कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी मेडिकल हेल्प मिल पाए, वो मिल जानी चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि आमतौर के ऊपर जो हिट एंड रन केसेस है उसके अंदर अगर सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत सा नुकसान बच सकता था। आमतौर के ऊपर जान की भी रक्षा हो जाती थी। लेकिन अगर मैं इस डर में किसी विक्टिम को लेके नहीं जा रहा हूँ कि मैं जाऊँगा तो मुझसे पुलिस पूछ लेगी, इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करके स्मूथ करने की कोशिश की गई है। मैं ऐसे ही एक और सिनेरियो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे लर्नर्स को इसमें मालूम होना चाहिए। अक्सर हम लोग जैसे मान लीजिए कभी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया और मैं एफआईआर कराने गया, तो वो एक रिपोर्ट लिख लेते हैं। क्या ये रिपोर्ट लिखने के बाद वो इन्वेस्टिगेट भी करेंगे या खाली रिपोर्ट लिखना ही सूचना के भी कोई 2 अलग-अलग माध्यम तय कर दिए गए हैं क्या? देखिए, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर लॉस्ट हो जाता है कहीं पे, या फिर आपका गाड़ी की आरसी खो जाती है, या पासपोर्ट ले लीजिए, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सो इनका मिसयूज होना इज ऑल्सो पॉसिबल। बिल्कुल। स्पेशली पासपोर्ट का मिसयूज होना इज वेरी मच पॉसिबल। इवन आरसी, मान लीजिए अगर आरसी लेके कोई आपकी गाड़ी के साथ ही चोरी कर ले या कुछ हो जाए, सो द पर्पस ऑफ फाइलिंग अ पुलिस रिपोर्ट इज दैट इट इज इन दी पब्लिक डोमेन कि ये डॉक्यूमेंट इस समय पे इस तरीके से खो गया है। तो अगर कहीं पे पाया जाए या इसका मिसयूज कोई ट्राई करे, तो वो मिसयूज अवॉइड किया जाए। नाउ अथॉरिटीज आपसे इंसिस्ट क्यों करती है कि आप एफआईआर करवा के लाएं, क्योंकि एफआईआर इज द फर्स्ट नोडल सिनारियो व्हेन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। ओके। सो यस। सो इन्वेस्टिगेशन पुलिस तभी शुरू करेगी जब एफआईआर हो जाएगी। इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट दैट ऑफेंस, या टू इन्वेस्टिगेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एफआईआर। एफआईआर फुल फॉर्म इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इट्स इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव स्टेप इनिशियली कि मेरा लाइसेंस खो गया तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब अगर इसका दुरुपयोग होगा तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं माना जाऊँगा, जो कि मैंने एब्सोल्युटली, स्टैट्यूटरी बॉडी को इन्फॉर्म कर दिया। एब्सोल्युटली मैंने कर दिया था। नाउ इट्स पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू इशू मी अ न्यू आरसी, एंड जो पुराना वाला है नाउ, वो अगर मान लीजिए कभी मिल भी गया, तो नाउ दैट हैज बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ क्रिमिनल इशू, और क्रिमिनल और एन एफआईआर व्हिच द पुलिस विल नाउ हैव डोमेन ओवर। मतलब आपको अक्सर ये देखा गया है कि लोग ये कहते हैं कि हम एफआईआर लिखाने गए तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। आमतौर के ऊपर जब कोई चीज़ खो गई है, उसको लेके कोई इश्यू नहीं है। हाँ, उसको लेके कोई क्राइम हो गया है और आपको तब मालूम चलता है, मानिए मेरा लाइसेंस खो गया है और उस लाइसेंस का कहीं दुरुपयोग हो गया हो, तब उसका कैरेक्टर बदल जाता है। ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये जो लीगल प्रोविजंस हमारे दिए गए हैं बीएनएस में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हमें जो सुविधाएँ दी गई हैं, वो किस तरीके से हमारे हितों को सेफगार्ड करती है। और साथ ही साथ जो चीज़ अभी मैं ईवान जी से बात कर रहा था और जिसके नुआंसेस उन्होंने आपसे शेयर भी किए कि किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर एक अलग चीज़ है और क्रिमिनल लॉ एक अलग चीज़ है, और कैसे उन दोनों को नेगोशिएट करते हुए हमें सुरक्षा भी प्रोवाइड की जा रही है, और एक तरीके से ये एश्योरेंस भी दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, सो देयर इज अ स्टेट बॉडी हु विल प्रोटेक्ट यू एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। सिविक अवेयरनेस के इन आयामों पे हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।